आज हम आपको यह बिल्कुल नहीं कहेंगे कि यह सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आपके परीक्षा में आ सकते हैं, इसे आप लोग याद कर लो। बल्कि आज हम पूरे दावा के साथ यह कह सकते हैं कि यही सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, चाहे जैसे भी हो आप लोग इसे कंठस्थ कर लो। हम पूरे गारंटी के साथ, पूरे दावा के साथ कह सकते हैं कि यही सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हम पर जरूर भरोसा होगा, टारगेट बोर्ड यूट्यूब चैनल पर भरोसा होगा, इस साल भर के मेहनत पर भरोसा होगा, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में सीधे सीधे टकराएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अब गेस क्वेश्चन भी लगभग पूरा हो गया है। अब बहुत जल्द गेस क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएगा और गेस क्वेश्चन में हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपके परीक्षा में सीधे सीधे टकराएगा। तो क्या आप लोग गेस क्वेश्चन परचेज करने के लिए तैयार हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ सर हम गेस क्वेश्चन लेंगे। फटाफट से आप लोग कमेंट में भर दीजिए कि हाँ सर किनको किनको गेस क्वेश्चन चाहिए। फटाफट से आप लोग कमेंट में भर दीजिए और चलिए सीधे हम लोग बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। यदि आप लोग इसका सही जवाब जानते हैं तो फटाफट से नीचे कमेंट में बताइए तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए पहला नंबर क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। पहला का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सूखा सेल का उपयोग होता है। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में F बराबर R/2 का संबंध होता है, यानी तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? चौथा नंबर क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए चौथा का सही जवाब क्या होगा? तो आप लोगों को पता होगा कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो चौथा का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो पांचवा का सही जवाब क्या होगा? आप लोगों को हम बता दें कि सबसे अधिक झुकाव होता है बैगनी रंग का और सबसे कम झुकता है लाल रंग, यानी 5 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन बताइए, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, वैद्युत प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करता है? यानी कि जो विद्युत का प्रतिरोध होता है वह किस बात पर निर्भर करता है? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा इनमें से सभी पर। तो 6 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन बताइए, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 7 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो 8 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का जो मध्यमा है वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। 8 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा निकेल और क्रोमियम होते हैं। 9 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। 10 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। 11 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो आप लोग ध्यान रखिएगा CaSO4 × 2H2O होता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कि क्लोरीन की परमाणु संख्या, जल्दी से बताइए क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा 17। 13 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 14 का सही जवाब हो जाएगा कि सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। 14 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो 15 का बी ऑप्शन सही होगा कि ध्यान रखिएगा कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बताइए कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो हम आपको बता चुके हैं कि जो
अम्लीय पदार्थ होते हैं वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो 16 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा 10.5 होता है। 17 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। 18 नंबर क्वेश्चन, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा सोडियम। ध्यान रखिएगा, यानी कि Na, सोडियम का संकेत Na होता है। तो 18 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। तो 19 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा एल्डिहाइड अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा 19 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो 20 का सही जवाब फटाफट से आप लोग बताइए। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। 20 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब समूह में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो परमाणु साइज बढ़ता है। ध्यान रखिएगा 21 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि Pb प्लस CuCl2 जब अभिक्रिया करता है तो PbCl2 प्लस में Cu बना रहा है। तो कह रहा है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए यहां पर कि Cu को विस्थापित कर रहा है। पहले Cu Cl के साथ में था, लेकिन अब Cu अलग हो गया, यानी कि Cu को विस्थापित कर दिया। तो जैसे ही विस्थापित किया, यानी कि यह विस्थापन अभिक्रिया है। 22 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बताइए कि जस्ता तथा जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अगर दोनों के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो दोनों के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस निकलता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल्दी से बताइए 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। 23 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बताइए कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत कौन है। तो 24 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ध्यान रखिएगा। अब चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से दर्पण का सूत्र कौन है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से दर्पण का सूत्र कौन है। 25 नंबर क्वेश्चन, तो 25 का सही जवाब कौन सा होगा। ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग जल्दी से बताइए। कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। 26 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है वह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो 26 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि मिनट को सेकंड में बदल दीजिए। तो जब आप लोग मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। और ध्यान रखिएगा कि आवेश कितना है, तो 120 कूलम्ब है। तो सिंपल आपको 120/60 कर देना है, तो कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। यानी कि कितना विद्युत धारा का मान आ गया, 2 एम्पियर, यानी कि 27 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन बताइए कि वह कौन सा उपकरण है जिसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। जल्दी से बताइए कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा कि कुंडली में। ध्यान रखिएगा कि कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा फैराडे ने। उसके बाद 30वां नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो आप लोगों को हम फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं कि m बराबर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा m बराबर v/u होता है। 30 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। m बराबर v/u होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 30वां के बाद हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है या फिर लेंस नहीं होता है। जल्दी से आप लोग बताइए मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। 31 का सही जवाब हो जाएगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। 31 का सी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनता है। लेकिन यहाँ पर तो सारे ऑप्शन ही गलत है, गलत टाइप हो गया है। ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिना पर। मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह कहां पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। तो 32 का ऑप्शन गलत है, हम इसको सुधरवा देंगे। चलिए उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन बताइए कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत है वह किस चीज पर आधारित है। तो 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 33 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 33 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है 34 नंबर। तो ध्यान रखिएगा कि उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। लघुतरीय में डिफिनेशन भी पूछ सकता है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बताइए, 1 जूल और
और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को, तो ध्यान रखिएगा कि 1 जूल बटा 1 सेकंड, इस अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा 35 का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 वाट कहते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? 36 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स होता है। यहां पर 36 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कह रहा है कि आकाश का रंग हमें नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग हमें नीला क्यों प्रतीत होता है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 37 का सही जवाब कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। 37 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 38 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 38 का ए ऑप्शन सही होगा कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अब चलिए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 से बन रहा है 2CuO। तो यहां पर कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो ध्यान से आप लोग पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग बताइएगा इसका आंसर। हम आपको बता चुके हैं कि चाहे कोई भी तत्व अगर ऑक्सीजन से जाकर के मिलता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहां पर Cu ऑक्सीजन के साथ जाकर के मिल रहा है, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। 39 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण CaCO3 से बन रहा है CaO प्लस CO2 और कह रहा है कि किस प्रकार का समीकरण है, या फिर कह सकते हैं कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहां पर ध्यान से 1 से 2 बन रहा है। 1 से क्या बन रहा है? 2 बन रहा है। और हम आपको बता चुके हैं कि जब 1 से 2 बन रहा है तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। 40 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 41 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। 41 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? तो 42 का सही जवाब ध्यान रखिएगा कि जो सोना होता है वह कभी भी ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता। अगर सोना ऑक्सीजन के साथ संयोग करता तो फिर सोना का आभूषण कोई नहीं बनवाता, क्योंकि सोना का आभूषण अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करता तो वह अभिक्रिया कर लेता, लेकिन सोना जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए लोग सोने का आभूषण बनवाते हैं। 42 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? 43 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। चलिए उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4। 44 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर जिसको हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान रखिएगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का दूसरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन सा है? 46 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा एथेनॉल का क्रियाशील मूलक OH होता है। 46 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन बताइए पोटेशियम की परमाणु संख्या। पोटेशियम जिसका संकेत K होता है, जिसकी परमाणु संख्या आप लोगों को बताना है। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा 19। ध्यान रखिएगा पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। चलिए उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में दुर्बल अम्ल कौन सा है? 48 नंबर क्वेश्चन, तो 48 का सही जवाब हो जाएगा CH3COOH। यह एक दुर्बल अम्ल है। 48 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो 49 का सही जवाब कौन सा होगा? ध्यान रखिएगा किसी भी जीव की जीनी संरचना को जीन प्रारूप या जीनोटाइप बोलते हैं। 49 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बताइए कि जो कवक होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि होता है? बताइए कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा मृतजीवी। ध्यान रखिएगा यह मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर से अपना भोजन लेता है, इसलिए जो कवक है वह मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। चलिए उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन बताइए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 51 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। 51 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? 52 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन इष्ट में होता है। 52 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर, तो 53 का सही जवाब क्या होगा? 53 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब
जवाब हो जाएगा कि साफ जल में। ध्यान रखिएगा, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में पनपते हैं। चलिए उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन बताइए, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? 54 नंबर क्वेश्चन। तो शुक्राणुओं का मोचन 54 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, शुक्र वाहिका में होता है। एक महत्वपूर्ण चीज हम आपको बता दें कि यह सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको boardmantra.in वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ के माध्यम से तैयारी करें या फिर लिखित रूप से हम टेस्ट दें, तो इसके लिए आप लोग गूगल पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा boardmantra.in। वहां से जाकर के आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, वहां से जाकर के आप लोग लिखित रूप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जाकर के आप लोग boardmantra.in पे जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिक गुणों का संदेश कौन होता है? अनुवांशिक गुणों का संदेश, तो 55 का सही जवाब हो जाएगा डीएनए अणु में होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण किस चीज में होता है? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा वृषण में होता है। ध्यान रखिएगा, 56 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा कि मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। 57 का ए ऑप्शन सही होगा। अब चलिए आप लोग फटाफट से 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। कह रहा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे जो कण होते हैं उसके निलंबन को क्या कहा जाता है? तो 58 का सही जवाब कोलाइड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? तो कोलाइड कहते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, 59 का सही जवाब हो जाएगा 10,000 ओम। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का प्रतिरोध 10,000 ओम होता है। लेकिन अगर मानव शरीर भींगा हुआ रहे तो फिर 1000 हो जाता है। दोनों तरह के प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा, भींगा हुआ और सूखा हुआ। यहां पर नॉर्मली हम सूखा हुआ बता रहे हैं कि 10,000 ओम होता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन बताइए कि किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध। यहां पर आपसे प्रतिरोध पूछा जा रहा है, यानी कि रेसिस्टेंस आर बराबर पूछा जा रहा है। हम आपको एक सूत्र बताए थे, ओम का नियम क्या बताए थे? V बराबर IR हम आपको बता चुके हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। तो अब आप लोग देख लीजिए, V का मान कितना दिया हुआ है? 220 दिया हुआ है। I यानी विद्युत धारा का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब 110, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? 60 का यहाँ पर कौन सा जवाब सही होगा? तो यहाँ पर 110 तो है ही नहीं, चारों ऑप्शन गलत है। तो 60 का सही जवाब 110 हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन गलत है, इसको हम सुधरवाने का प्रयास करेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओम के नियम निहित है। ओम के नियम क्या है? जल्दी से बताइए। अभी हम आपको बता चुके हैं, ओम का नियम V बराबर IR होता है। तो 61 का सही जवाब ध्यान रखिएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक, 62 का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन होगा, एम्पियर होता है। अब उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन बताइए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो 63 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। 63 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन बताइए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आप लोग इसका सही जवाब ध्यान रखिएगा कि अगर फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता 1 डायऑप्टर होगी, यानी 64 का कौन सा जवाब सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व 1/10 सेकंड होता है। ध्यान रखिएगा, 65 का ए ऑप्शन सही होगा। अब उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में ध्यान रखिएगा उत्तल लेंस होता है। दूर में उत्तल, निकट में अवतल। ध्यान रखिएगा आप लोग, 67 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है कि बहुत अधिक हो जाता है? तो हम आपको बार बार बताए हैं कि लघु पतन जब होता है उस समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो 68 का सी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब ध्यान रखिएगा आप लोग, कर्नाटक में। 70 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। जल्दी से बताइए कि किस दर्पण से किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो 71 का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन होगा, अवतल दर्पण से। ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो यह बहुत ज्यादा आसान है कि
डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। चलिए उसके बाद हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। 73 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग होता है। 73 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। 74 नंबर क्वेश्चन, तो 74 का बी ऑप्शन सही होगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा 74 का सही जवाब कौन सा होगा, तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो 75 का सही जवाब आप लोग फटाफट से बताइए। तो ध्यान रखिएगा 75 का सही जवाब हो जाएगा, उसे धातु क्रम कहते हैं। 75 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्न में से कौन सही है। यहां पर सही कौन सा है, जल्दी से आप लोग बताइए कि सही अनुसूत्र कौन है। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। ध्यान रखिएगा Na2CO3 × 10H2O। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन बताइए कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। वह कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो 77 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को, तो 78 का सही जवाब सोल्डर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 78 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। 79, तो सही जवाब इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ईथेन में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। अब उसके बाद हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए उसके बाद हम लोग 80 और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीला थोथा या फिर तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही जवाब आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आज से समझ लीजिए कि नीला थोथा या फिर तुतिया का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। 80 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम आपको आज जो 80 क्वेश्चन बताए यह परीक्षा के लिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम कहें तो इसी में से आएगा या फिर कहें तो यहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के जो 80 क्वेश्चन हम आपको आज बताए, इस 80 क्वेश्चन को तो एकदम आप लोग कंठस्थ कर जाइए क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आज का वीडियो। तो आज का यह वीडियो को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चुनिंदा क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में सीधे सीधे लड़ेगा। तो चलिए इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।